जरा अपनी आंखें बंद करो और उस प्राचीन और मध्यकालीन भारत की तस्वीर अपने दिमाग में लाओ, जहां सदियों तक एक बहुत बड़े वर्ग को सिर्फ इसलिए अछूत यानी अनटचेबल माना गया। उन्हें गांव के कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उन्हें शिक्षा के मंदिरों से दूर रखा गया क्योंकि उनका जन्म किसी विशिष्ट जाति में हुआ था। सोचो उस पीड़ा के बारे में, उस घुटन के बारे में जो उन्होंने पीढ़ियों तक सही। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, तो हमारे महान संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ा और सबसे जटिल प्रश्न ये नहीं था कि देश का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, बल्कि सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इस गहरे ऐतिहासिक अन्याय यानी हिस्टोरिकल इनजस्टिस को कैसे मिटाया जाएगा। कैसे उन शोषित और वंचित वर्गों को मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा जो हजारों सालों से हाशिए यानी मार्जिनलाइज्ड पर धकेल दिए गए थे। और इसी ऐतिहासिक पीड़ा का अंत करने के लिए, समाज के उस अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए हमारे भारतीय संविधान के पन्नों में एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जोड़ा गया जो सिर्फ कुछ पन्नों का कानूनी ढांचा नहीं है, बल्कि एक पवित्र वादा है, एक सकारात्मक कार्रवाई है, जिसे हम भारतीय संविधान भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध यानी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस के नाम से जानते हैं। दृष्टि, इस पूरे भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 ए तक के प्रावधान शामिल हैं जो अनुसूचित जातियों यानी एससीज, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज, पिछड़े वर्गों यानी बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियन समुदाय के सशक्तिकरण और उन्हें समाज में समान अवसर यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की गारंटी देते हैं। सर, आपकी इन बातों ने सच में मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं। मैंने आज तक एम लक्ष्मीकांत और अन्य किताबों में इन अनुच्छेदों को कई बार पढ़ा है, लेकिन इस ऐतिहासिक और मानवीय नजरिए से संविधान को पहले कभी महसूस नहीं किया। आज तक मुझे ये आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स लगते थे, जिन्हें देखकर मुझे एग्जाम में डर लगता था। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं कोई सिनेमैटिक मूवी देख रही हूँ, जहाँ हर एक आर्टिकल के पीछे एक लंबी जद्दोजहद, एक बड़ा बलिदान और न्याय की एक अमर कहानी छिपी हुई है। सर, मेरे जैसे लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को पार्ट 16 के आर्टिकल्स, राष्ट्रीय आयोगों यानी नेशनल कमीशंस की संरचना और एससी एसटी ओबीसी के रिजर्वेशन की बारीकियों को याद रखने में बहुत समस्या आती है। क्या आप इसे इतने आसान, सिनेमैटिक और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाएंगे कि हमें ये जीवन भर के लिए कंठस्थ हो जाए और एग्जाम्स में हमारा एक भी सवाल गलत ना हो? बिल्कुल दृष्टि। आज की इस क्लास में हम पार्ट 16 का ऐसा बारीकी से पोस्टमार्टम करेंगे कि यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे देश के सबसे कठिन एग्जाम्स का पेपर सेट करने वाला एग्जामिनर भी सोचेगा कि अब मैं इससे बाहर प्रश्न बनाऊं तो बनाऊं कहां से। हर एक कॉन्सेप्ट को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इस तरह पिरोएंगे कि तुम्हारे दिमाग में एक एक आर्टिकल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह छप जाएगा। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को कोई समस्या ना हो, इसलिए हम महत्वपूर्ण इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी निरंतर प्रयोग करेंगे। दृष्टि, इस पूरे भाग 16 को हम वैज्ञानिक तरीके से 3 मुख्य हिस्सों में बांटकर पढ़ेंगे, जिससे इसे समझना बेहद आसान हो जाएगा। राजनीतिक आरक्षण यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी, एसटी और एंग्लो इंडियंस का आरक्षण कैसे होता है, जैसे अनुच्छेद 330 से लेकर 334 तक के प्रावधान हैं। सेवाओं और पदों में दावे यानी क्लेम्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट्स। इसमें हम पढ़ेंगे कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ प्रशासन की दक्षता यानी एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का संतुलन कैसे बनाया जाता है, अनुच्छेद 335 में। राष्ट्रीय आयोग और वर्गों की पहचान यानी नेशनल कमीशंस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लासेस। यहाँ हम एससी, एसटी और ओबीसी आयोगों और इन वर्गों की पहचान कैसे होती है, अनुच्छेद 341, 342, 342 ए का गहन अध्ययन करेंगे। क्या तुम इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाने के लिए तैयार हो? पूरी तरह से तैयार हूं सर। मेरा पेन और मेरी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन दोनों आपके हर एक शब्द को कैद करने के लिए तैयार हैं। चलिए, राजनीतिक आरक्षण यानी पॉलिटिकल रिजर्वेशन से इस महाकाव्य की शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 330 की। संविधान का आर्टिकल 330 ये स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट्स और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण यानी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होगा। और दृष्टि, सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये है कि ये आरक्षण फिक्स नहीं है, बल्कि ये उनकी जनसंख्या के अनुपात यानी प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन में होता है। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो परिसीमन आयोग यानी डिलिमिटेशन कमीशन 2008 के आदेश के अनुसार लोकसभा की कुल 543 निर्वाचित सीटों यानी इलेक्टेड सीट्स में से अनुसूचित जातियों एससी के लिए 84 सीटें और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। ये डेटा सीधे एग्जाम्स में हिट करता है। सर, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि पूरे देश में जहां एससी और एसटी की आबादी ज्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश में एसटी ज्यादा है, वहां उनके लिए ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी जाती है। लेकिन सर, क्या इस पर एग्जाम्स में सीधे प्रश्न आते हैं? तुमने बिल्कुल सही लॉजिक पकड़ा है दृष्टि। और जहां तक प्रश्नों की बात है तो सुनो, एमपीएससी स्टेट सर्विस मेंस 2019 और 2021 में हूबहू यही प्रश्न आया था कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए क्रमशः कितनी सीटें आरक्षित हैं, जिसका सटीक उत्तर था 84 यानी एससी और 47 यानी एसटी। इसी तरह एसएससी सीजीएल 2020 और रेलवे एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में एससी या एसटी के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसका उत्तर है आर्टिकल 330। अब हम आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 332 की तरफ। जो व्यवस्था आर्टिकल 330 केंद्र में लोकसभा के लिए करता है, बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट व्यवस्था आर्टिकल 332 राज्यों की विधानसभाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए करता है। यानी हर राज्य की विधानसभा में वहां की एससी और एसटी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित होंगी। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से 35 सीटें एससी के लिए और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं, जो उनकी भारी जनजातीय आबादी को दर्शाता है। सर, ये तो बहुत ही शानदार तरीके से याद हो गया। 330 लोकसभा के लिए और 332 विधानसभा के लिए। लेकिन सर, बीच के जो दो आर्टिकल्स हैं 331 और 333, उनका क्या हुआ? मैंने हाल ही में न्यूज़ में पढ़ा था कि इनमें कुछ बहुत बड़ा संवैधानिक बदलाव यानी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया है। दृष्टि, तुम्हारी करंट अफेयर्स पे पकड़ वाकई काबिले तारीफ है। अनुच्छेद 331 और 333 भारतीय राजनीति के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू से जुड़े थे। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आर्टिकल 331 के तहत भारत के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये विवेकाधीन अधिकार था कि यदि उन्हें लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो वे उस समुदाय के अधिकतम 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत यानी नॉमिनेट कर सकते थे। इसी तर्ज पर आर्टिकल 333 के तहत राज्य के राज्यपाल को ये अधिकार था कि वे राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकते थे। लेकिन दृष्टि, संविधान एक जीवंत दस्तावेज यानी लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो समय की मांग के अनुसार बदलता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एंग्लो इंडियंस की संख्या मात्र 296 रह गई थी। इसलिए भारत सरकार ने महसूस किया कि अब इस विशेष मनोनयन की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप जनवरी 2020 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019-2020 पारित किया गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के इस मनोनयन यानी नॉमिनेशन को हमेशा के लिए समाप्त यानी अबॉलिश कर दिया गया। सर, ये 104वां संविधान संशोधन तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक लग रहा है। इससे किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में फ्रेम किए गए हैं? ये इतना महत्वपूर्ण है कि लगभग हर बड़े आयोग ने इसे पूछा है। एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी एमटीएस और रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में ये सवाल बार बार रिपीट हुआ है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन को लोकसभा और विधानसभाओं से समाप्त कर दिया गया, जिसका उत्तर है 104th अमेंडमेंट एक्ट। यहां तक कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 में भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में इसके प्रावधानों की गहराई से जांच की गई थी। अब हम आते हैं उस अनुच्छेद पर जो इस आरक्षण की समय सीमा तय करता है, अनुच्छेद 334 यानी आर्टिकल 334। दृष्टि, जब संविधान लागू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तब संविधान निर्माताओं ने ये राजनीतिक आरक्षण केवल शुरुआती 10 वर्षों के लिए अर्थात 1960 तक रखा था। उनका विजन था कि 10 वर्षों में समाज में इतनी समरसता आ जाएगी कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन सामाजिक असमानता की जड़ें इतनी गहरी थीं कि ये संभव नहीं हो सका। इसलिए आर्टिकल 334 में बार बार संविधान संशोधन करके इस आरक्षण की समय सीमा को 10-10 साल के लिए बढ़ाया जाता रहा। जरा इस क्रम को ध्यान से सुनना। 8वें संशोधन 1959 से 1970 तक, 23rd संशोधन 1969 से 1980 तक, 45th संशोधन 1980 से 1990 तक, 62nd संशोधन 1989 से 2000 तक, 99th संशोधन 1999 से 2010 तक, 95th संशोधन 2009 से 2020 तक बढ़ाया गया और अंत में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम यानी 104th अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से एससी और एसटी का लोकसभा और विधानसभा आरक्षण 10 साल और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। यानी 104th संशोधन ने 2 काम किए, एंग्लो इंडियन का मनोनयन खत्म किया और एससी एसटी का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया। वाह सर, 330 से 334 तक का सफर तो एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह था। 330 और 332 में एससी एसटी का आरक्षण, 331 और 333 में एंग्लो इंडियन जो अब खत्म हो गए और 334 में इस आरक्षण की समय सीमा। सर आपने तो सच में इसे मेरे सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स कर दिया है। लेकिन सर जब आप आर्टिकल 330 और 332 के तहत राज्यों में एससी या एसटी की जनसंख्या और सीटों की बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ गया। जब बात भारत के भूगोल की आती है तो मैं बुरी तरह उलझ जाती हूँ कि कौन सी जनजाति भारत के किस राज्य में या किस पहाड़ी पर निवास करती है। पूर्वोत्तर, असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स या मध्य भारत के जंगलों के ट्राइबल इलाकों के मैप्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आते हैं और बिना भूगोल समझे राजनीति विज्ञान का ये डेमोग्राफिक हिस्सा समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। दृष्टि, ये तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लाखों इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। संविधान के आर्टिकल्स रटना एक बात है, लेकिन जब तक तुम्हें भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी और उसकी टोपोग्राफी की एक स्पष्ट तस्वीर दिमाग में नहीं होगी, तब तक तुम इन ट्राइबल एरियाज, 5th और 6th शेड्यूल और डेमोग्राफी को कभी गहराई से नहीं समझ पाओगी। और दृष्टि, इसी सबसे बड़ी समस्या का एक परमानेंट और रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन हमने टेस्ट क्यू ऐप पर निकाल लिया है। दृष्टि और जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान से सुने। टेस्ट क्यू ऐप कोई साधारण ऐप नहीं है। इस ऐप पर हमारे विशेषज्ञों ने भारत और विश्व भूगोल का सिनेमैटिक कोर्स यानी कोर्स ऑफ इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी लॉन्च किया है, और वो भी एट अ वेरी नॉमिनल फी में। सिनेमैटिक कोर्स? सर इसका क्या मतलब है? क्या इसमें पढ़ाई किसी फिल्म की तरह होगी? बिल्कुल सही कहा तुमने। इसका मतलब है कि तुम्हें अब नीरस किताबों से मैप्स रटने नहीं पड़ेंगे। जब तुम इस कोर्स को देखोगी तो अत्याधुनिक 3D एनिमेशन और हाई क्वालिटी विजुअल्स के जरिए पूरा भारत और विश्व तुम्हारी आंखों के सामने साक्षात घूम जाएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद असम के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स के जंगलों में खड़ी हो या नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति की संस्कृति को करीब से महसूस कर रही हो। ये कोर्स पूरी तरह से एनसीईआरटी के मजबूत आधार पर तैयार किया गया है और यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसे सभी एग्जाम्स के लिए एक अचूक रामबाण साबित होगा। और दृष्टि, सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है पता है? इस बेहतरीन कोर्स को ज्वाइन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा अत्यंत वैज्ञानिक तरीके से निर्मित 360 डिग्री टेस्ट सीरीज बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से तुम हर एक चैप्टर का ऐसा शानदार पोस्टमार्टम करोगी कि परीक्षा हॉल में प्रश्न देखते ही तुम्हारा दिमाग तुरंत सही उत्तर पर टिक कर देगा। मेरा हर एक स्टूडेंट जो अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है और जो सच में सिलेक्शन चाहता है, उसे टेस्ट क्यू ऐप तुरंत डाउनलोड करके इस भूगोल के सिनेमैटिक कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये तुम्हारी तैयारी के नजरिए को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सर ये तो किसी सपने का सच होने जैसा है। मैं आज ही क्लास खत्म होते ही टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करूंगी। जब इतने शानदार विजुअल्स के साथ भूगोल पढ़ेंगे तो फिर कभी भी ट्राइबल लोकेशंस या मैप्स भूलने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए सर, भूगोल की चिंता तो दूर हुई, अब वापस अपने पार्ट 16 के संवैधानिक सफर पर चलते हैं। हमने आर्टिकल 334 तक कवर कर लिया। अब सरकारी नौकरियों और पदों में एससी या एसटी के दावों के संबंध में संविधान क्या कहता है? दृष्टि, अब हम जिस आर्टिकल की गहराई में उतरने वाले हैं वो न केवल यूपीएससी का सबसे फेवरेट आर्टिकल है, बल्कि भारतीय न्यायपालिका यानी इंडियन जुडिशरी में भी सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 335 की। ये अनुच्छेद कहता है
कि यूनियन या किसी स्टेट के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स टू सर्विसेज एंड पोस्ट्स करते समय अनुसूचित जातियों यानी एससीज और अनुसूचित जनजातियों यानी एसटीज के सदस्यों के दावों यानी क्लेम्स को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन दृष्टि, इसके साथ संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बड़ी शर्त यानी अ मैसिव कंडीशन जोड़ दी थी। वो शर्त क्या थी सर? क्या इससे आरक्षण पर कोई प्रभाव पड़ा? शर्त ये थी कि ये आरक्षण प्रशासन की दक्षता बनाए रखने यानी कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सुसंगत होना चाहिए। इसका सरल अर्थ ये है कि आप सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस देने के लिए आरक्षण तो देंगे, लेकिन सिस्टम की जो कार्यकुशलता यानी एफिशिएंसी और मेरिट है वो किसी भी कीमत पर गिरनी नहीं चाहिए। अनुच्छेद 335 अफर्मेटिव एक्शन और मेरिटोक्रेसी के बीच एक शानदार पुल का काम करता है। लेकिन दृष्टि, प्रैक्टिकल लाइफ में जब ये लागू हुआ तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ये देखा गया कि उच्च पदों यानी हायर पोस्ट्स और प्रमोशन में एससी या एसटी का प्रतिनिधित्व बहुत कम था, क्योंकि वे परीक्षाओं में क्वालिफाइंग मार्क्स या ऊंचे मूल्यांकन मानकों को प्राप्त नहीं कर पाते थे। इस समस्या को हल करने के लिए वर्ष 2000 में संसद द्वारा 82वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 82nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 लाया गया। इसके तहत आर्टिकल 335 में एक प्रोविजो यानी परंतुक जोड़ा गया, जिसने राज्य को ये शक्ति दी कि वो एससी या एसटी के लिए किसी भी परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दे सकता है या मूल्यांकन के मानकों यानी स्टैंडर्ड्स ऑफ इवैल्यूएशन को कम कर सकता है, खासकर प्रमोशन के मामलों में। सर, ये तो बहुत ही विवादित यानी कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा होगा। क्या इस अनुच्छेद और प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी लैंडमार्क जजमेंट है जो सीधे एग्जाम्स में पूछी जाती है? तुमने एकदम सही नस पकड़ी है दृष्टि। भारतीय राजनीति और कानून के इतिहास में दो बहुत ही ऐतिहासिक वाद हैं जो आरपीएससी आरएएस, यूपीपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी मेंस में बार बार तहलका मचाते हैं। एम नागराज बनाम भारत संघ यानी एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006। ये एक 5 जजों की संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने 77वें, 81वें, 82वें और 85वें संशोधनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देना राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है, ये एक सक्षमकारी प्रावधान यानी इनेबलिंग प्रोविजन है। लेकिन अगर राज्य प्रमोशन में आरक्षण देना चाहता है तो उसे 3 कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। पहली, उस वर्ग का पिछड़ापन यानी करंट बैकवर्डनेस दिखाना होगा। दूसरी, ये साबित करना होगा कि सेवाओं में उनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व यानी इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, यानी मात्रात्मक डेटा या क्वांटिफाइबल डेटा के माध्यम से। और तीसरी, ये साबित करना होगा कि इससे अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासन की दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होगी। सर, मतलब एम नागराज केस ने प्रमोशन में आरक्षण को शर्तों के साथ लागू कर दिया। लेकिन सर, मैंने सुना है कि बाद में इसमें भी कुछ बदलाव हुए थे। बिल्कुल, राज्यों को ये मात्रात्मक डेटा यानी क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करने में पसीने छूटने लगे। इसलिए मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसे हम दूसरे सबसे महत्वपूर्ण केस के नाम से जानते हैं, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एम नागराज के फैसले को थोड़ा मॉडिफाई किया। कोर्ट ने कहा कि एससी और एसटी को प्रमोशन देने के लिए उनके पिछड़ेपन यानी बैकवर्डनेस का मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही संविधान के तहत पिछड़े माने गए हैं। लेकिन दृष्टि, इस केस में कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत, जो अब तक सिर्फ ओबीसी पर लागू होता था, वो अब एससी और एसटी के प्रमोशन में भी लागू होगा। यानी एससी या एसटी का वो तबका जो सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुका है, उसे प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और दृष्टि, एग्जाम्स में प्रश्नों की बारिश देखो। बीपीएससी 68th प्रीलिम्स में सीधा सवाल था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत प्रमोशन में एससी या एसटी पर भी लागू होता है, ये किस वाद में तय किया गया? इसका सटीक उत्तर था जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया कि अनुच्छेद 335 में प्रशासन की दक्षता का प्रावधान किस संशोधन द्वारा शिथिल किया गया? उत्तर था 82nd अमेंडमेंट एक्ट।
सर, ईमानदारी से कहूँ तो ये कोर्ट केसेस और अमेंडमेंट्स मुझे हमेशा एक भूल भुलैया लगते थे, लेकिन जिस तरह से आपने आर्टिकल 335 से लेकर 82nd अमेंडमेंट, फिर एम नागराज केस और अंत में जर्नैल सिंह केस को जोड़ा है, इसने मेरे सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिए हैं। अब मैं इसे जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। चलिए सर, अब मुझे उन नेशनल कमीशंस के बारे में बताइए जो इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। दृष्टि, अब तक हमने देखा कि संविधान ने आरक्षण और अधिकार तो दे दिए, लेकिन एक बड़ा सवाल था, अगर किसी दलित या आदिवासी के इन अधिकारों का हनन यानी डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स होता है, तो वो न्याय मांगने किसके पास जाएगा? इन वर्गों के हितों की निगरानी और रक्षा करने के लिए संविधान में नेशनल कमीशंस की रूपरेखा तैयार की गई। इसकी क्रमिक विकास यात्रा यानी एवोल्यूशन बहुत ही रोमांचक है। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान के आर्टिकल 338 में सिर्फ एक स्पेशल ऑफिसर का प्रावधान था, जिसे कमिश्नर फॉर एससी एंड एसटी कहा जाता था। लेकिन दृष्टि, खुद सोचो, 130 करोड़ के इस विशाल देश में क्या एक अकेला अधिकारी पूरे भारत की शिकायतें सुन सकता था? बिल्कुल नहीं सर, ये तो असंभव सा लगता है। यही कारण था कि 1990 में संसद ने 65वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 पारित किया। इस संशोधन के जरिए उस एक सदस्यीय प्रणाली को पूरी तरह से हटा दिया गया और उसकी जगह एक बहुसदस्यीय यानी मल्टी मेंबर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का गठन किया गया, जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। ओह, तो इसका मतलब है कि शुरुआत में एससी और एसटी दोनों का एक संयुक्त यानी कंबाइंड आयोग हुआ करता था? तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये महसूस किया गया कि एससी और एसटी की समस्याएं उनकी भौगोलिक परिस्थितियां यानी ज्योग्राफिकल कंडीशंस और उनके सांस्कृतिक मुद्दे यानी कल्चरल इश्यूज एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। एसटी मुख्य रूप से जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं, जबकि एससी मुख्यधारा के समाज के बीच रहते हुए भेदभाव का शिकार होते हैं। एक ही आयोग दोनों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा था। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान 2003 में 89वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लाया गया। ये एक वाटरशेड मोमेंट था। इस संशोधन में उस संयुक्त आयोग को बीच से दो अलग-अलग स्वतंत्र संवैधानिक निकायों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में विभाजित यानी बाइफरकेट कर दिया। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स और नया आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST। और दृष्टि, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो यूपीपीसीएस 2021 और आरपीएससी आरएएस 2018 में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को दो अलग-अलग आयोगों में विभाजित किया गया। उसका उत्तर था 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2003। मैंने एक बहुत ही शानदार टेबल बनाई है, इसे अपने नोट्स में हूबहू कॉपी कर लेना, क्योंकि इससे सीधे सवाल बनेंगे। इसमें एक तरफ विशेषताएं, दूसरी तरफ NCSC यानी राष्ट्रीय एससी आयोग और NCST यानी राष्ट्रीय एसटी आयोग और अंत में NCBC यानी राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है, जिसमें संविधान का अनुच्छेद, संवैधानिक संशोधन, संरचना, नियुक्ति, शक्तियां और किसको रिपोर्ट सौंपते हैं, पूरी डिटेल में काफी सारे प्रश्न यहां से कवर होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर, ये टेबल तो गागर में सागर भरने जैसी है। तीनों आयोगों की संरचना बिल्कुल एक समान है। 5 सदस्य, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य सदस्य, और तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। लेकिन सर, इस टेबल में आपने जो तीसरा आयोग लिखा है NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। यही तो हमारी कहानी का अगला सबसे बड़ा सस्पेंस है दृष्टि। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC की कहानी बहुत ही संघर्षपूर्ण रही है। 1992 के इंदिरा साहनी केस के फैसले के बाद 1993 में संसद ने एक कानून बनाकर NCBC की स्थापना की थी, लेकिन 1993 से लेकर 2018 तक ये आयोग सिर्फ एक वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी था। इसके पास कोई संवैधानिक ताकत नहीं थी और न ही इसके पास किसी दीवानी अदालत की शक्तियां थी। ये एक बिना दांत के शेर जैसा था।
परंतु 2018 में भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक और युगांतकारी कदम उठाते हुए 102वां संविधान संशोधन अधिनियम यानी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 पारित किया। इस संशोधन ने संविधान के भाग 16 में एक नया आर्टिकल 338B जोड़ा और एनसीबीसी को भी एनसीएससी और एनसीएसटी के समान एक शक्तिशाली संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान कर दिया। सर, ये 102nd अमेंडमेंट एक्ट तो पिछले कुछ सालों में अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है, बीपीएससी 67th प्रीलिम्स, एमपीपीएससी 2020 और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स में इससे सीधे सवाल दागे गए हैं। बीपीएससी में पूछा था कि एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, जिसका जवाब 102nd अमेंडमेंट था। और सर, इन तीनों आयोगों की जो दीवानी न्यायालय वाली शक्तियां आपने बताईं, वो क्या होती हैं? बहुत शानदार सवाल दृष्टि। जब ये तीनों आयोग एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी किसी शिकायत की जांच कर रहे होते हैं तो उन्हें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि वे भारत के किसी भी हिस्से से किसी भी व्यक्ति को समन भेजकर अपने सामने उपस्थित होने के लिए मजबूर कर सकते हैं और शपथ पर उसकी परीक्षा ले सकते हैं। किसी भी विभाग से कोई भी दस्तावेज पेश करने की मांग यानी डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन कर सकते हैं। हलफनामों यानी एफिडेविट्स पर एविडेंस प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी अदालत या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस 2019 में सीधे तौर पर प्रश्न आया था, अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा में एनसीएससी की शक्तियों और कार्यों का वर्णन करें। Describe the powers and functions of NCSC in safeguarding the interests of SCs। जिस विद्यार्थी ने ये सिविल कोर्ट वाली शक्तियां और आर्टिकल 338 लिखकर आया, उसे एग्जामिनर ने दिल खोलकर नंबर दिए। सर, ये 338, 338A और 338B का त्रिकोण तो अब मेरे दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो गया है। 330 एनसीएससी, एससी कमीशन, 338A एनसीएसटी, एसटी कमीशन, 89th अमेंडमेंट, 338B एनसीबीसी, ओबीसी कमीशन, 102nd अमेंडमेंट। अद्भुत दृष्टि। यही वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है जिसकी मैं बात कर रहा था। आरपीएससी आरएएस 2023 और एसएससी सीजीएल 2022 में मैच द फॉलोइंग के रूप में इन आर्टिकल्स को पूछा गया था। जिस भी स्टूडेंट को ये सीक्वेंस और संशोधन याद है, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। चलो दृष्टि, अब हम इस महाकाव्य के सबसे अंतिम, सबसे जटिल और सबसे ज्यादा विवादित हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमने आयोग पढ़ लिए, आरक्षण पढ़ लिया, लेकिन आखिर ये तय कौन करेगा कि कौन सी जाति एससी है, कौन सी जनजाति एसटी है और कौन सा वर्ग ओबीसी है? इस देश में इनकी पहचान आखिर होगी कैसे? इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 340 से। ये अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को ये विशाल शक्ति देता है कि वो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की स्थितियों, उनकी कठिनाइयों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। दृष्टि, क्या तुम्हें पता है कि भारतीय राजनीति की दिशा बदलने वाला वो कौन सा प्रसिद्ध आयोग था जिसका गठन आर्टिकल 340 के तहत किया गया था? सर, मुझे याद आ रहा है, क्या वो मंडल आयोग था? बिल्कुल सटीक जवाब। भारत के इतिहास में आर्टिकल 340 के तहत दो प्रमुख पिछड़ा वर्ग आयोग बने। पहला आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना था और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोग था 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में बना मंडल आयोग यानी सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। दोस्तों, इसी मंडल आयोग की ऐतिहासिक सिफारिशों के आधार पर 1990 में वीपी सिंह सरकार ने ओबीसीज को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया था। मंडल आयोग ने पिछड़ेपन की पहचान के लिए कुल 11 संकेतक यानी 11 इंडिकेटर्स बनाए थे, जो मुख्य रूप से सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर विभाजित थे। अब हम बात करते हैं कि एससी और एसटी की लिस्ट कैसे बनती है। इसके लिए हमें आर्टिकल 341 यानी शेड्यूल्ड कास्ट्स और आर्टिकल 342 यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को देखना होगा। इन अनुच्छेदों के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वहां के राज्यपाल से कंसल्टेशन के बाद एक सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी करके ये निर्दिष्ट यानी स्पेसिफाई करते हैं कि उस राज्य में कौन सी जातियां या जनजातियां एससी या एसटी की सूची में शामिल होंगी।
लेकिन दृष्टि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच पॉइंट है जहाँ यूपीएससी हमेशा स्टूडेंट्स को फंसाता है। एक बार जब राष्ट्रपति ये पहली लिस्ट जारी कर देते हैं तो भविष्य में उस लिस्ट में किसी नई जाति को जोड़ने यानी इंक्लूजन या हटाने यानी एक्सक्लूजन का अंतिम अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसमें बदलाव करने की शक्ति नहीं होती। बाप रे, ये तो बहुत ही बारीक और फंसाने वाला पॉइंट है सर। मतलब राष्ट्रपति सिर्फ फर्स्ट टाइम लिस्ट नोटिफाई करते हैं, लेकिन उसमें मॉडिफिकेशन यानी बदलाव सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। सर, एससी और एसटी का तो समझ आ गया, लेकिन फिर ओबीसीज का निर्धारण कैसे होता है? दृष्टि, तुमने ठीक उसी दुखती रग पर हाथ रखा है जिसने हाल ही में भारतीय राजनीति, सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर में एक जबरदस्त भूचाल यानी स्टॉर्म ला दिया था। इसके लिए हमें नए जोड़े गए आर्टिकल 342A और 102वें तथा 105वें संविधान संशोधन के बीच के महायुद्ध को समझना होगा। ध्यान से सुनना, जब 2018 में मोदी सरकार ने 102वां संविधान संशोधन किया तो उसने न सिर्फ एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा आर्टिकल 338B दिया, बल्कि संविधान में एक नया आर्टिकल 342A भी जोड़ दिया। इस आर्टिकल 342A की भाषा SC/ST वाले आर्टिकल 341 और 342 से हूबहू कॉपी कर ली गई। इसमें लिख दिया गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBCs, OBCs की सेंट्रल लिस्ट राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के परामर्श के साथ जारी की जाएगी और उसमें बदलाव सिर्फ संसद करेगी। अरे लेकिन सर, भारत में तो हमेशा से केंद्र की ओबीसी लिस्ट अलग होती है और हर राज्य की अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट अलग होती है। क्या 102वें संशोधन की इस भाषा से ये मतलब निकला कि राज्यों से अपनी खुद की ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार छीन लिया गया? तुम्हारी एनालिटिकल स्किल्स कमाल की हैं दृष्टि। बिल्कुल यही हुआ और ये पूरा मामला एक भयंकर संकट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में तब बदल गया जब महाराष्ट्र सरकार ने एक कानून बनाकर मराठा समुदाय को राज्य में SEBC यानी OBC के तहत आरक्षण दे दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण मामले यानी मराठा रिजर्वेशन केस 2021 में 3-2 से बहुमत से एक ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि 102वें संशोधन आर्टिकल 342A की भाषा स्पष्ट है। इसके लागू होने के बाद राज्य सरकारों के पास SEBCs यानी OBCs की पहचान करने और अपनी लिस्ट बनाने की शक्ति अब नहीं बची है। अब ये शक्ति केवल और केवल राष्ट्रपति यानी केंद्र सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश की राज्य सरकारों में हड़कंप मच गया। दृष्टि, सोचो अगर राज्यों की अपनी लिस्ट बनाने की शक्ति रद्द हो जाती तो भारत के लगभग 677 ऐसे OBC समुदाय थे जो केवल राज्यों की सूची में थे, केंद्र की सूची में नहीं थे। उन लाखों युवाओं का राज्यों की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मिल रहा आरक्षण रातों रात खत्म हो जाता। सर, ये तो भारत के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर सीधा प्रहार था। फिर इस भयानक समस्या का क्या समाधान निकाला गया? तब भारत सरकार ने अपनी गलती सुधारने और राज्यों की शक्ति वापस लौटाने के लिए रिकॉर्ड 3 दिनों के भीतर संसद में एक और संशोधन पेश किया, 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021। 18 अगस्त 2021 को इस बिल पर राष्ट्रपति की मुहर लगी। इस 105वें संशोधन ने आर्टिकल 342A के क्लॉज 1 और 2 में सुधार किया और एक नया क्लॉज 3 जोड़ दिया। इस संशोधन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट रूप से ये घोषित कर दिया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने अपने उद्देश्यों के लिए SEBCs की राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट तैयार करने, उसे बनाए रखने और समुदायों को पहचानने की शक्ति पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। यानी अब 105वें संशोधन के बाद स्थिति ये है कि आर्टिकल 342A के तहत राष्ट्रपति जो सेंट्रल लिस्ट जारी करेंगे वो केवल केंद्र सरकार की नौकरियों और संस्थानों यानी सेंट्रल पर्पसेस के लिए होगी और राज्य सरकारें अपनी खुद की OBC लिस्ट बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होंगी। सर, हे भगवान, इसका मतलब 102nd अमेंडमेंट से ड्राफ्टिंग में जो चूक या कंफ्यूजन हुआ था उसे 105th अमेंडमेंट से सुधार लिया गया। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ OBCs वाला टॉपिक तो मेरे दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगामी UPSC 2025, 26, SSC CGL या स्टेट PCS एग्जाम्स में 105th अमेंडमेंट एक्ट पक्का पूछा जाएगा। तुम 100% सही हो दृष्टि, और पूछा जा चुका है।
यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 प्रीलिम्स में 105th अमेंडमेंट को लेकर सीधे कथन यानी स्टेटमेंट्स पूछे गए थे। एसएससी सीजीएल 2023 और यूपीपीएससी 2022 में भी डायरेक्ट सवाल बन चुका है कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसीज को पहचानने का अधिकार किस संविधान संशोधन ने वापस दिया यानी रिस्टोर किया। और हर उस स्टूडेंट ने जिसने इसे समझा था उसने तुरंत 105th CAA 2021 पर टिक लगा दिया। तो दृष्टि और मुझे स्क्रीन के उस पार देख रहे मेरे लाखों विद्यार्थियों, इस प्रकार भारतीय संविधान का भाग 16 यानी पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ये ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण कहानी पूरी करता है। एग्जाम में जाने से पहले आइए एक बार 2 मिनट में इसका सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। 8, 330 और 332 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC/ST का राजनीतिक आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में। 8, 331 और 333 एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन जिसे 104वें संशोधन 2020 द्वारा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। 8, 334 आरक्षण की समय सीमा, इसे भी 104वें संशोधन द्वारा 10 साल बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। 8, 335 सेवाओं और पदों में दावे जिसे प्रशासन की दक्षता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के साथ संतुलित किया गया है। इसमें 82वां संशोधन और M नागराज तथा जर्नैल सिंह केस याद रखने हैं। 8, 338, 338A और 338B राष्ट्रीय आयोगों का त्रिकोण क्रमशः NC/SC, SC, NC/ST, ST 89th संशोधन और NC/BC, OBC 102nd संशोधन। इन सभी के पास दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट की शक्तियां हैं। 8, 340 पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति यानी काका कालेलकर और मंडल आयोग। 8, 341 और 8, 342 राष्ट्रपति द्वारा SC/ST की घोषणा और संसद द्वारा उसमें संशोधन। 8, 342A OBC की पहचान की शक्ति, इसे 105वें संशोधन 2021 द्वारा राज्यों की शक्ति को स्पष्ट रूप से बहाल या रिस्टोर किया गया। दृष्टि, जब तुम एक अधिकारी यानी सिविल सर्वेंट बनकर किसी जिले में जाओगी तो याद रखना कि संविधान के ये पन्ने सिर्फ स्याही से नहीं लिखे गए हैं। इनके पीछे बाबा साहेब अंबेडकर का वो महासंघर्ष, 1932 के पूना पैक्ट की वो ऐतिहासिक गूंज और भारत के उस हर एक शोषित, पीड़ित और अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की उम्मीद शामिल है जो समाज में बराबरी, सामाजिक न्याय और सम्मान के साथ जीना चाहता है। ये अफर्मेटिव एक्शन कोई खैरात नहीं है, बल्कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का और सदियों की खाई को पाटने का एक सशक्त टूल है। मान सर, आज आपने सिर्फ भारतीय राजव्यवस्था का एक चैप्टर नहीं पढ़ाया है, बल्कि आपने मुझे और मुझ जैसे लाखों स्टूडेंट्स को हमारे देश की आत्मा यानी सोल ऑफ इंडिया से मिलवाया है। ये क्लास मेरे जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास थी, जो सच में एक सिनेमैटिक मूवी से कम नहीं थी। मुझे एक एक आर्टिकल, सारे जटिल अमेंडमेंट्स 89th, 102nd, 104th और 105th और सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस, महाराठा केस, मना राज केस, जर्नैल सिंह केस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गए हैं। और सर, मैंने एक और संकल्प ले लिया है कि मैपिंग और भारत के भूगोल को रट रट कर अपना समय बर्बाद करने की बजाय मैं अभी तुरंत टेस्ट-क्यू ऐप डाउनलोड करूंगी और आपका सिनेमैटिक ज्योग्राफी कोर्स ज्वाइन करूंगी, ताकि मुझे वो शानदार फ्री 360 डिग्री टेस्ट सीरीज भी मिल सके। मुझे यकीन है कि ये कोर्स मेरी तैयारी को उस मुकाम पर ले जाएगा जहां असफलता का कोई डर नहीं होगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी दृष्टि की तरह ये क्लास सीधे आपके दिल और दिमाग दोनों में उतर गई है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप्स और दोस्तों के साथ शेयर करें और मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि कोई भी मास्टर क्लास आपसे मिस ना हो। हमेशा याद रखिए, सफलता कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है, ये सही दिशा में की गई निरंतर मेहनत और एक सही मेंटरशिप का परिणाम है। चीजों को रटना छोड़िए और टेस्ट-क्यू ऐप के सिनेमैटिक कोर्सेज के साथ विजुअलाइज करना सीखिए। भारत के भूगोल को अपनी आंखों के सामने जीता जागता देखने के लिए ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड किए गए कमेंट में दिया गया है। आज ही ज्वाइन करें और अपने सपनों को उड़ान दें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।